जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 60 जी। आखिरी लेक्चर तक बच्चों जो हमने बातें पढ़ी थी वो थी जी एनआरवी से रिलेटेड। ऐसे ही है जी, एनआरवी से रिलेटेड बातें थी। किससे रिलेटेड बातें थी बच्चों? अच्छा जी, वो कॉन्सेप्ट क्या था याद है जी किसी को? क्या जी? आइटम बाय आइटम वाला कॉन्सेप्ट याद है बच्चों? आइटम बाय आइटम वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? कि जी सबसे पहली बात, हर आइटम पर अलग अलग एनआरवी की एडजस्टमेंट देखनी है। फिर उससे अगली बात बच्चों, जो स्टॉक है हर तरह का, हर स्टेज का, हर फेज का, उसको अलग अलग देखना है। ऐसी है जी। अगर तो जनरल रूल ये है भाई, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर 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 छोड़ दे किताब को। जनरल रूल बच्चों ये है, अगर रॉ मटेरियल, समाई फिनिश गुड और फिनिश गुड की कॉस्ट ज्यादा और एनआरवी कम तो एनआरवी एडजस्टमेंट कर दो। ऐसी है। एंट्री सेम होती है जिस मर्जी फेज पे हो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, मैं मिसाल दे रहा हूँ वैसे ही, और इन्वेंटरी क्रेडिट, इस लेवल पे बस इतना ही है। अच्छा जी, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर अगर फिनिश गुड की एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट से, सही है जी, तो फिर नॉर्मली फिर ऊपर वाली चीजों पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, चलें, बस इस एक्सेप्शन को याद रखिएगा। आने बच्चों रिवर्सल ऑफ एनआरवी। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, हम हैं 2024 के एंड पे। किसके एंड पे बच्चों? 2024 के एंड पे। हमने एनआरवी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली। क्या रिकॉर्ड कर ली? हमने कहा जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, वो माइनस की, एनआरवी कम और बच्चों कॉस्ट ज्यादा, एनआरवी की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली। कैसा हुआ? मिसाल दे रहा हूं ना। अगले काउंटिंग पीरियड के एंड पे गए, वो मनहूस मारी चीज अभी भी हमारे पास पड़ी है, बिक नहीं रही, अभी भी हमारे स्टॉक के अंदर पड़ी है। सही है सर, बिक नहीं रही ना, बिक नहीं रही। मेरे भाई अगले काउंटिंग पीरियड में जाकर, अगले काउंटिंग पीरियड में जाकर, अगले काउंटिंग पीरियड में जाकर उसकी एनआरवी कॉस्ट से क्या होगी बच्चों? ज्यादा। यानी उस तरह की चीजों को लोग पसंद करने लग पड़े हैं। सही है जी, उसकी एनआरवी क्या होगी बच्चों? डिमांड ज्यादा होगी ना, उसकी प्राइस। अच्छा, अब बच्चों, अब इधर इको वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना सर, जब डिमांड ही होती है तो फलां ही होता है वो। अच्छा जी, अब बच्चों उसकी क्या, उसका नाम है जी एस्टिमेटेड, बोलो शाबाश, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गई है। ठीक है, कॉस्ट भी ज्यादा हुई होगी, लेकिन ओवरऑल एनआरवी अगले 24 में नहीं, 25 में, 25 के एंड पे जाके देखा तो बच्चों, अब जिस चीज पर हमने एनआरवी की एडजस्टमेंट कैलकुलेट की थी बच्चों, उस वो क्या हो गया बच्चों? अब उसको रिवर्स करने का टाइम आ गया। क्या आ गया बच्चों? क्या मेरी बात समझे? मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की कॉस्ट है जी, 90,000 एनआरवी है, तो पहले साल हमने 10,000 से एनआरवी की एडजस्टमेंट चार्ज कर दी बच्चों। अगले काउंटिंग पीरियड के एंड पर गए और वो चीज अभी भी हमारे स्टॉक के अंदर पड़ी है। अब बच्चों उसकी एनआरवी जो है ना वो 1,20,000 होगी है। कितनी होगी है बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे बच्चों? पिछले साल लोअर क्या था? 90,000, तो हमारी चीज किस पे पड़ी थी? 90,000। इस साल बच्चों एनआरवी 120 और बच्चों कॉस्ट कितनी? वो तो 1 लाख ही लेनी है ना, उसने तो चाहिए नहीं होना। अब लोअर क्या है? कॉस्ट। अब बच्चों आप 1,20,000 पे तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि लोअर पे रहना है आपने। तो बच्चों अब आप किधर ब्रेक लगा दोगे? 90 पे, 1 लाख पे, या 1,20,000 पे? 1 लाख पे, 1 लाख पे, 1 लाख पे, आखिरी लफ्ज हमने बाद में बोला, 1 लाख पे ब्रेक लगाओगे। ऐसे ही है बच्चों, लेकिन आपकी चीज तो 90,000 पे पड़ी है। अब क्या करोगे? जो आपने एंट्री की थी उसको ऐसे उल्टा दें, ऐसे ऐसे, जिस तरह के उसका नाम है जी, किसी बच्चे का पेपर अल्लाह ना करे ना पास हुआ ना, तो डेनिश ऐसे उल्टाना है, ऐसे। ठीक है जी। जी इस तरह इस एंट्री को भी ऐसे उल्टा दो, ऐसे ऐसे, लेग ब्रेक जी। चलो जी उल्टाओ बच्चों, एंट्री बताओ। सब बच्चे बोले बच्चों, सब बच्चे घर से पढ़ने आए हैं ना? इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। ओके भाई, अब आओ एग्जांपल, इससे जरा एग्जांपल कर लेते हैं। कहता मारफानी एंड को हेल्थ परचेज, कहता कॉस्ट कितनी है बच्चों उसकी? 1 लाख। यार वो स्ट्रिक लेके आना, स्ट्रिक जी, 1 लाख एट स्टार्ट ऑफ 2001। हाउएवर कहता गुड्स रिमेन अनसोल्ड फॉर कितने साल बच्चों? और कहता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। बच्चों रियलाइजेशन कॉस्ट का मतलब है इसको बेचने में, यानी इतनी कॉस्ट रियलाइज होगी, इनकर्ड होगी। सही है बच्चों? अच्छा जी, वर एज फॉलोज, कहता है ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्या है बच्चों? रियलाइजेशन है। क्या है बच्चों? इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं, एस्टिमेटेड रियलाइज्ड प्राइस। क्या कह सकते हैं जी? जो हमें रियलाइज होगी चीज को बेचकर।
इसको इस तरह भी कह सकते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, सही है, यानी चीज को बेचने पर इतनी कॉस्ट रियलाइज होगी। अच्छा, एट एंड ऑफ ईच ईयर एंड कैलकुलेट द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर बताएं, पहली बात तो ये बताएं कि कितनी अमाउंट, किस अमाउंट पर आपकी इन्वेंट्री ने रिकॉर्ड होना है, वो तो लोअर ऑफ होती है बच्चों, कॉस्ट एंड एनआरवी। कहता उसके बाद एंड एनआरवी लॉस या रिवर्सल वो भी आपने बताना है हर साल के एंड पे, 2 बातें बतानी है। कितनी बच्चों? पहली बात कौन सी? दूसरी बात एनआरवी का रिवर्सल वगैरह। ओके डन और डन। अच्छा जी, आप इधर देखें बच्चों, अच्छा ये है जी कॉस्ट, ये हर साल की क्या है, कॉस्ट तो सेम रहती है ना। अगले साल बच्चों एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इसमें से क्या माइनस करेंगे, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, या इधर सेलिंग कॉस्ट, दोनों लफ्जों का एक ही लफ्ज बना दिया ना, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये इसमें से माइनस करें, ये आ जाएगा, करें माइनस बच्चों, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस देना, खर्चा, ये आ गया बच्चों। अब ये इररेलेवेंट है आपके लिए, ये क्या है बच्चों, इसको और इसको कंपेयर करें, क्या करें बच्चों, जो लोअर है बताते जाएं। पहले साल लोअर क्या जी, ये, फिर बच्चों ये, फिर बच्चों ये, फिर बच्चों ये, फिर अच्छा पहले साल तो खैर ये तो साल के एंड पे आना है ना, ये तो साल का शुरू है, तो ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, हमने तो साल के एंड पे आके देखना होता है। पहला साल 2001 2 3 4 5 जी, बताएं बच्चों, इधर आएगा 1 लाख, फिर कितना आएगा, फिर वो 1 लाख। ये तो बहुत आसान है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली बात तो बहुत आसान है, लोअर पे जाना ये तो सबको पता है भाई। स्टॉक आता है ना करंट एसेट में, भाईजान हेलो यार इसको बुलाओ, ओए गुड्डू इधर देखा कर, इधर क्या लिखते रहता है जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट किस पर आएगा, स्टॉक किस पे आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में स्टॉक किस पर आएगा, बता भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ लोअर, किसका लोअर, ऐसे तुझे पकड़ के ऐसे तेरे 2 टोटे कर दूंगा जी, किसका लोअर आएगा, जल्दी बोल। भाई मलाकुल मौत की खुदा का खौफ कर, कॉस्ट एंड एनआरवी, जाहिल कॉस्ट एंड एनआरवी, क्या कॉस्ट एंड एनआरवी आए थे आखिरी क्लास में, शर्म कर, हया कर, डूब के मर जा। आती है शर्म तुम्हें, क्यों छुट्टियां करते हो, क्यों छुट्टियां करते हैं, एक ही दफा जरा दिखाओ ना डॉक्टर को, क्या डरते क्यों, दिखाओ डॉक्टर को, क्या मसला है, उसे पूछो क्या क्या मसला क्या है मेरा, इतनी तबीयत क्यों खराब हो रही है मेरे भाई की, दिखा दो डॉक्टर को, डॉक्टर इसीलिए होते हैं जी। अच्छा जी, ये आ गया बच्चों, ये एसओएफपी का जवाब आया, ये क्या आया बच्चों जी, ठीक है भाई, सही है, लेक्चर ले ले, खुदा का खौफ कर ले, आगे नई स्कीम आ रही है, तेरे तोते उड़ जाने हैं, फिर दोबारा से पढ़नी पड़ी ना, फिर तुम्हें समझ आएगी जी। एसओएफपी क्या बच्चों, एसओएफपी, क्या मेरी बात समझे हैं जी, नवंबर तक बच्चों पुरानी स्कीम है, उसके बाद जनवरी में नई स्कीम के मुताबिक पेपर देने पड़ेंगे आपको, ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो, क्या मेरी बात समझ रहे हैं और समझ रहे हो कि नहीं जी। आगे बच्चों, जिस बच्चे ने जनवरी में पेयर होना है, जनवरी में, ऑनलाइन वाले सुन लो, जिस बच्चे ने जनवरी में पेयर होना है वो क्या उसका नाम है जी, नई स्कीम के मुताबिक होगा, किसके मुताबिक होगा जी, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, उसके लिए रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करवा दी है करवाना, ठीक है ऑनलाइन वालों जी, जिसने जनवरी में होना है पेयर। अच्छा जी, ये नवंबर तक है, क्या है बच्चों, नवंबर तक जी, ये लेक्चर्स नवंबर तक रेलिवेंट हैं, ये वाले समझ रहे हैं जी। फिर चीजें चेंज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, सारी काउंटिंग चेंज नहीं होनी, कुछ चैप्टर्स चेंज होने हैं जी। अब आओ बच्चों इस पर, मुझे बताओ जी पहले साल जी, लोअर क्या है जी, बोलो, हमारी चीज किस पर रिकॉर्डेड है, कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है ना, तो बस वो लोअर है ना, एनआरवी ज्यादा, कोई एनआरवी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, अगले साल किस पे आ गई है, तो बच्चों अब हमारी चीज किस पर रिकॉर्डेड है, अब 1 लाख के साथ कंपैरिजन करना है सारों का, 90 तो 10,000 का क्या आ गया बच्चों, लॉस आया ना, इसकी एंट्री क्या बनी, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, अब हमारी चीज किस पे रिकॉर्डेड है, 90,000 पे, 1 लाख पे नहीं है, और समझ रहे हो, लोग रही है, अब कितने पे आ गई है बच्चों, 75, तो कितने का डिफरेंस बच्चों फिर
टोटल आज तक कितनी एनआरवी की एडजस्टमेंट कर रही 25 की, लेकिन हर अपने अपने साल में 10 और 15। ठीक है जी, आगे अब बच्चों अब इधर देखो, अब 75 से बढ़कर स्टॉक कितने का हो गया। अब ये क्या है, आपने आज तक टोटल कितने की एनआरवी चार्ज की है। अब रिवर्सल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी देख लेना। क्या बात समझे हैं जी बच्चों, ये देखो ये 20,000 से क्या हो गया जी, रिवर्सल ऑफ एनआरवी। इसकी एंट्री लिखें, शाबाश। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और इन्वेंट्री बढ़ गई ना, इन्वेंट्री डेबिट जी, लिखो 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 लिखो, एंट्री लिखो। जी चले चले जल्दी करें बच्चों, हिम्मत करें जी। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, ये एंट्री कर ली इधर, ए इसकी ओके। अब नेक्स्ट आओ बच्चों, अब हमारी चीज 95,000 पे पड़ी है, एनआरवी कितनी है। अब 15,000 से एंट्री करें ना, है ना। ये इधर तक आएगी बच्चों, लोअर मैक्सिमम इधर तक, तो बताएं एंट्री। बच्चा 5,000 से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, इस तरह पढ़ते हैं, स्टॉक बढ़ाना, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, डन 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 भाई, ओके ठीक है। लेक्चर ले ले ये वाला जी, इतनी छुट्टियां थी, कोई शर्म कर, हया कर, कोई एक आधा लेक्चर ही ले लेता जी। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ओके बच्चों, भाई ओके है बच्चों। अच्छा जी, कोई मसला इसमें, कोई मसला, कोई क्वेश्चन इधर तक जी, किसी का कोई मसला। बच्चों देखो, आपने कितने का लॉस रिकॉर्ड किया था 2 सालों में, 25, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता रिवर्स। और क्या मेरी बात समझे हैं, अब बात समझे। एक बंदे का नुकसान हुआ 10 रुपए का, वो रोला डाल के रोना धोना करके भाई मैक्सिमम कितना रिकवर करेगा, 10 रुपए। भाई 15 रुपए रिकवर किए, वो तो 5 रुपए का फिर गेन हो गया उसे, समझे हैं। 10 रुपए की रिवर्सल लॉस की, 5 रुपए 15 रिकवर किए, 5 तो फिर बच्चों क्या गेन हो गया उसका, लॉस की रिवर्सल थोड़ी है वो, तो समझे। तो हमने इधर गेन शेयर रिकॉर्ड नहीं करने, लॉस की रिवर्सल रिकॉर्ड करनी बस, ओके भाई, ओके है बच्चों, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ओके सर, ओके है। अच्छा बच्चों, आगे ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 पे आइएगा। ये जो बातें हैं ना, ये ऐसी की फजूल सी बातें हैं, बस इतनी कोई अहम बातें नहीं है ये, क्या मेरी बात समझे बच्चों जी। ये ना, ये वाली कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक, एक ना मेथड है जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। क्या मेथड है जी, आप इसे ना कॉस्ट में जाके पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे जाके बच्चों, कॉस्ट में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कैफ में। बच्चों मैं अभी सिर्फ फिलहाल इस बात को आपने क्रैम करना है, 2-3 दफा पढ़ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। दिस मेथड टेक इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ, इस मेथड के अंदर जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, वो नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल सप्लाई लेबर, बल्कि ये तो शायद मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पहले पढ़ा लूं, फिर अभी पेंडिंग कर लें इसको, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा लूं, फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, अब एक मेथड है बच्चों, रिटेल मेथड। कौन सा मेथड है जी, रिटेल मेथड। रिटेल मेथड होता क्या है, रिटेल मेथड क्या होता है बच्चों, रिटेल इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है बच्चों, रिटेल इंडस्ट्री क्या होती है, जो चीजों को खुद नहीं बनाते, बल्कि बल्कि इनकी आउटलेट्स होती हैं, चीजें रखी होती हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, आगे बेच देते हैं। और बात समझे बच्चों, इट इज ऑफन यूज इन द, किस इंडस्ट्री में ये मेथड अप्लाई होगा, फॉर मेजरिंग इन्वेंट्रीज। अच्छा वैसे तो आपको पता है इन्वेंट्री को हम मेजर कैसे करते हैं बच्चों, इसके लिए मेथड है दो, फाइफो और एवको, या फिर एक्चुअल कॉस्ट। सही है बच्चों, एक्चुअल यूनिट कॉस्ट होती है। कहता लेकिन ना, ये रिटेल इंडस्ट्री पे ये मेथड अप्लाई होगा फॉर मेजरिंग, कहता इन्वेंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ। अच्छा कब अप्लाई होगा, आगे शर्तें लगा दी, हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होगा। कहता पहली बात होगा किस पर अप्लाई, सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री पे। ये मेथड किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री पे होगा। कब, कहता लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स। कहता जब आइटम्स बहुत ज्यादा क्या हो रही हैं बच्चों, चेंज हो रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, पुरानी जा रही हैं, नई नई चीजें। कहता विद सिमिलर, और कहता उनका जो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है ना, वो भी सेम है। क्या है बच्चों, फॉर विच इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू यूज अदर कॉस्टिंग। कहता और दूसरे, कहता ये कहां इस्तेमाल होगा, सारी बातें दोबारा सुने, रिटेल इंडस्ट्री में। पहली बात क्या बच्चों, रिटेल इंडस्ट्री में अप्लाई होगा। दूसरी बात बच्चों सुनो,
जिधर बच्चों चीजें बहुत ज्यादा क्या हो रही हैं, रैपिडली चेंजिंग आइटम्स हैं और उनके मार्जिन प्रॉफिट क्या है, सिमिलर, और बाकी मेथड कहता है उधर अप्लाई फॉर विच इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, और कहता है बाकी अगर मेथड उधर अप्लाई नहीं हो रहे तो फिर ना नहीं हो सकते, तो फिर कहता है ये वाला मेथड आप लगा देंगे। डन। अब याद रखना रिटेल मेथड कहां अप्लाई होगा बच्चों, रिटेल इंडस्ट्री, मार्जिन प्रॉफिट सेम हो और चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही हो और बाकी मेथड्स ना लग सकते हो। क्या था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अच्छा इसमें याद रखना है, इसमें मेरे भाई जो कॉस्ट हम निकालते हैं ना, कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट नहीं होती, कॉस्ट इधर हमारे रिटेल मेथड में हमारे पास कॉस्ट चीज की नहीं होती हमारे क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर नहीं है ना। क्या मेरी बात समझे बच्चों, हमारे पास कॉस्ट नहीं होती, क्या नहीं होती बच्चों, हम सेल प्राइस की मदद से कॉस्ट निकाला करेंगे। किसकी मदद से निकालेंगे, कि हम कहेंगे यार ये चीज ना 150, इस तरह तो बंदे को पता ही होता है ना तकरीबन तकरीबन इतने की है, मैं कहता हूँ ये चीज मैंने 130 की बेचनी है, कितने की, और मैं कहता हूँ 30 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो फिर कॉस्ट कितनी हुई बच्चों, 100। क्या मेरी बात समझे जी, कहता जी द कॉस्ट, ये पेपर में आ सकता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय द एप्रोप्रिएट ग्रॉस परसेंटेज, कहता किसकी, ग्रॉस मार्जिन की, कहता सेल वैल्यू आपके पास होगी, आप क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, आप बच्चों क्या करोगे, बोलो शाबाश, आप मार्जिन 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 किसे कहते हैं, सेल पे लगता है ना, सेल 100 है, उसकी मदद से आप कॉस्ट निकाला करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई है, क्वेश्चन लिख लें इधर बच्चों, एक क्वेश्चन लिख लें बच्चों, इधर एक क्वेश्चन लिख लें, शाबाश। ये रिटेल इंडस्ट्री में कैसे कॉस्ट निकलेगी जी, लिखें, Mr. A is acting as a retailer. Mr. A is acting as a retailer. Mr. A is acting as a retailer. Sale price of product A is rupees 7500. सेल प्राइस कितनी है जी, सेल प्राइस कितनी है बच्चों, मार्जिन है बच्चों 25%, कितना बच्चों, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट या इन्वेंट्री निकाल दें, जल्दी करें जी मोहतरम, कॉस्ट निकाल दें, शामा पै गई है। जी डियर गोंगलूस इधर देखें, मार्जिन किस पे लगता है बच्चों, तो कॉस्ट कितनी है, गिवन क्या है बच्चों, जी ये कितने पे पड़ी है, अब कॉस्ट कम होगी ना 7500 से, तो ज्यादा वाले से डिवाइड करके कम वाले से मल्टीप्लाई करें जी, ओके ओके बच्चों, ओके डन, आगे समझ इसकी, इस तरह सही है बच्चों, इसमें आपको कॉस्ट निकालने का कहे रिटेल मेथड में ऐसे जिस तरह नॉर्मल निकलती है, सेल दी होगी, मार्जिन दिया होगा, कॉस्ट निकाल देंगे। डन, चले आगे बच्चों, गुड्स इन ट्रांजिट, क्या बच्चों, अब ये समझ लें क्या होता है बच्चों, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन, ये क्या होता है, मेरी बात गौर से सुन लें बबलू, इधर देखो, गुड्स इन ट्रांजिट, इधर देखो जी, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब गुड्स रास्ते में है, किधर है बच्चों, गुड्स किधर है बच्चों, रास्ते में है, किधर है बच्चों, अभी हमारे पास पहुंची नहीं है। अब इस तरह की गुड्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, कस्टमर कहेगा मेरे तक पहुंची नहीं है, बेचने वाला कहेगा मैंने भिजवा दी है, अब चीजें रास्ते में है। क्या मेरी बात समझे हैं जी, अब जरा इधर गौर से सुननी है बात, हो गया ना सही जी, कहता जी गुड्स इन ट्रांजिट और कहता जी ऑल्सो कैटेगराइज एज, अब जरा गौर से सुननी बात, कहता गुड्स इन ट्रांजिट जो चीजें रास्ते में हैं, और ऑल्सो कैटेगराइज एज इन्वेंट्री, क्या बच्चों, ऑफ बायर एंटिटी, ऑफ क्या बच्चों, कहता जो चीजें रास्ते में है ना, उनको कौन इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेगा,
वेयर, जहां, कंट्रोल क्या बच्चों, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी चीजें रास्ते में है, कराची से लाहौर आनी है, कहां से आनी है बच्चों, कुछ स्टूडेंट कराची से भी पढ़ रहे हैं ना, कराची वाले भाई जी, कुछ चीजें ना कराची से आनी है, कहां बच्चों, लाहौर आनी है, चीजें अभी रास्ते में है, किधर है बच्चों, कहता अगर तो सिंपल बात, अगर तो चीजों पर कंट्रोल हमारा है लाहौर वालों का, तो चीजें किसकी हैं, लाहौर वालों की, और अगर कंट्रोल है कराची वालों का, तो चीजें किसकी हैं। अच्छा, अब ये कंट्रोल का मतलब समझ लें, अब ये जरा समझ लें बच्चों, अगर तो हमने कराची वालों को ये कहा कि भाई आप चीजें भिजवा दें, रास्ते की जिम्मेदारी हमारी, तो इसका मतलब कंट्रोल किसका है, चीज हमारी होगी ना। अगर हमने कहा नहीं 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 भाई आप हमारे ऑफिस तक पहुंचा के दें चीजें, जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर कंट्रोल या जिम्मेदारी रिस्क किसका बच्चों, कराची वाले भाइयों की, किनकी बच्चों, उम्मीद है बात समझ गए आप। कहता ये चीजें किसकी हैं, बायर एंटिटी की, किसकी बच्चों, बायर एंटिटी का मतलब क्या है जी, जो खरीदने वाले हैं, जो क्या है बच्चों, अगर कंट्रोल किसका है जी, इज ट्रांसफर टू द, अगर बायर को कंट्रोल दे दिया और अगर ना दिया तो फिर किसकी है बच्चों, सप्लायर की, लेकिन हमने हमेशा असम्पशन लेनी है कि कंट्रोल किसके पास है, बायर के, बायर की जिम्मेदारी। ओके बच्चों, लिख लें इस बात। ओके भाई बोलो जी। अब नीचे वाली लाइन बड़ी मजेदार है जी, इधर ऊपर देखना पड़ेगा ना, फिर इस तरह तो नहीं होगा ना, इधर ऊपर देखना पड़ेगा। कहता था बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर काउंटिंग एन आइटम इन इन्वेंटरी इज इकोनॉमिक कंट्रोल, इस क्या बच्चों, अब इकोनॉमिक कंट्रोल क्या होता है, अब देखें चीजें आप तक आ गई हैं बच्चों, क्या हुआ बच्चों, चीजें चीजें आप तक आ गई, फिर तो जहरी सी बात है कंट्रोल आपका ही है ना, क्या मेरी बात समझे हैं। कभी कभी ऐसा होता है चीजें हमारे पास पड़ी हैं लेकिन कंट्रोल हमारा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, यानी किसी और की है ना, किसी और के बिहाफ पे चीजें हमारे पास हैं, क्या मेरी बात समझे बच्चों। तो इसका मतलब कंट्रोल कंट्रोल देखना पड़ेगा, कंट्रोल मिसाल के तौर पे जिन्होंने मुझे कहा जी 4-5 दिन के लिए चीजें हमारी अपने पास रख लें, आप अपने पास रख लें, चीजें इनकी है, तो कंट्रोल मेरा थोड़ी इनका है, और समझ रहे बच्चों, देखना पड़ेगा ना ये। कभी कभी ऐसा होता है चीजें हमारे पास नहीं पड़ी लेकिन कंट्रोल हमारा है, और समझ रहे हो बच्चों, तो हम उसे अपने स्टॉक में रिकॉर्ड करेंगे ना। अच्छा जी, किधर गया भाई, इधर आ, इधर रे, कहता जी वेयर कंट्रोल रिस्क एंड रिवॉर्ड, कहता था बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर काउंटिंग एंड इन्वेंटरी इज क्या बच्चों, इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल रादर देन फिजिकल पोजेशन, फिजिकल पोजेशन का मतलब है जी कि चीजें आपके पास आ गई हैं, कहता कभी कभार ऐसा नहीं होगा, कभी कभार आपके पास इकोनॉमिक कंट्रोल का मतलब है जी चीजें आपके हवाले कर दी गई है ना, जिम्मेदारी आपकी, रिस्क आपका, रिवॉर्ड आपका, और सही है बच्चों जी। कहता जी ये है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये मैं कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा एंड पर जाकर, जब हमारी आखिरी कोई एक आधी क्लास चल रही होगी। Therefore, when an entity purchase inventory, the item is included in the, even if the purchaser does not have physical possession of those. ओके बच्चों, क्या बात समझ आ गई ये वाली, क्या ये बात समझ आ गई बच्चों, अगर कंट्रोल हमारा है ना तो चीज हमारी है, ये हमारे स्टॉक में रिकॉर्ड होनी चाहिए, बेशक पड़ी नहीं है, हम इसे कहेंगे 10 आइटम्स हमारे पास पड़ी हैं, 2 आइटम्स रास्ते में हैं। करंट एसेट आपको याद है जी, SOFP, उसमें करंट एसेट आते हैं बच्चों, उसमें आप लिखते हैं जी स्टॉक, क्या लिखते हैं जी, मिसाल के तौर पे 100 का जी, फिर मैं इधर नीचे लिखूंगा गुड्स इन, इससे पता चलेगा हमारा 100 रुपए की चीजें हमारी हैं और हमारे पास पड़ी हैं, 10 रुपए की चीजें हैं हमारी लेकिन अभी रास्ते में है, क्या बात समझ आ गई, ये भी करंट एसेट है, बना लो ये शक्ल इस तरह, और ठीक है ना जी, और ठीक है भाई, चलो भाई चलो भाई, ओके भाई, समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है जी, ओके, नहीं समझे, समझ गए बच्चों जी।
बच्चों जब फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं ना, अभी तो खैर हमारा एक चैप्टर पढ़ा है, तो तब क्लास जो है ना वो लंबी होनी है। वो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, तो मेंटली पहले तैयार रहना है आपने। सही है ना बच्चों? जी, पहली क्लास मेरी होती है ना, मेरा ख्याल है ना? बस फिर ठीक जी। अदर ये मैंने पढ़ा दिए थे ये वाले, चले नहीं, ठीक है बच्चों, फिर ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया बच्चों? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जरा अगला अब थोड़ा सा अगला मैं चैप्टर जरा आपको स्टार्ट करवा दूं बच्चों। आसान चैप्टर है जी ये वाला, इसके कोई एमसीक्यूज रह तो नहीं गए? रह गए निशान लगा लो, मैं करवा दूंगा। गुड्डू इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ बच्चों। ये जो चैप्टर है ना, आज तक हमने जितनी काउंटिंग पढ़ी, हमने ना ट्रेडिंग एंटिटी की काउंटिंग पढ़ी है। किसकी बच्चों? यानी जो चीजों को खरीदती हैं आगे बेच देती हैं। मैन्युफैक्चरिंग की काउंटिंग हमने, ये पहला चैप्टर है काउंटिंग के अंदर जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की काउंटिंग पढ़ेंगे। यानी चीज को जब बनाएंगे, गुड्डू इधर देखो, जब हम चीज को बना रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे बच्चों? जब चीज को खुद बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे। तो बच्चों फिर चीज के अंदर ना बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो ऐड होती हैं। ऐसे ही है जी, फॉर एग्जांपल आपने घर बनाना है, क्या बनाना है जी? तो बच्चों इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए आपको, सीमेंट, सही है बच्चों, ईंटें चाहिए बच्चों, लेबर 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 वो सैलरी देनी पड़ेगी बच्चों उनको। उसके बाद बच्चों जिस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बच्चों, उस जगह का बिजली का बिल होगा, सही है बच्चों, तो इस तरह की चीजें होंगी ना, और सही है बच्चों, तो ये सारे की सारी चीजें ऐड होकर फिर कॉस्ट निकलती है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अगर मार्कर को मैंने खरीदा आगे बेच दिया तो सिंपल है बच्चों, जितने का खरीदा वो मेरी कॉस्ट है, चीज को लेके आने का खर्चा ये वो। लेकिन जब खुद बनाऊंगा फिर लेबर कॉस्ट भी इसमें ऐड होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐड होगी, तो समझ रहे हो बच्चों? अच्छा, अब जरा बात गौर से सुननी है आपने बच्चों। टाइप ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, ये तो मेरा ख्याल है मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था, बेशक आप ना भी पढ़ें। आगे आ जाओ बच्चों, इधर आगे आ जाओ बच्चों, ए इधर आओ, इधर आओ। ये मैंने जरा आपको थोड़ा सा बताना है बच्चों। कॉस्ट ना दो तरह की होती है। कितनी किस्म की होती है जी? एक होती है डायरेक्ट, एक क्या होती है बच्चों? इनडायरेक्ट। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक क्या होती है जी? डायरेक्ट कॉस्ट की होती है। जरा सुन ले बात बच्चों, वो खर्चा जो चीज के ऊपर डायरेक्टली लग रहा है, डायरेक्टली डायरेक्टली, यानी रॉ मटेरियल क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? लेबर जो काम कर रहे हैं लोग जी, डायरेक्ट कॉस्ट है। जिधर काम हो रहा उसका रेंट, ये इनडायरेक्ट है। ये आप बच्चों देखो ना, अब आप ये नहीं कह सकते कि इतनी जगह को बनाने में इतना रेंट हमने दिया। रेंट तो टोटल है बच्चों, वो तो आपने पूरी बिल्डिंग के लिए दिया होगा, वो समझे हैं? बिजली का बिल, पानी, यूटिलिटीज बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये भी क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? यानी जो चीज, सुन ले बच्चों, जो चीज पर यूनिट पर अवेलेबल है, यानी जो पर अवेलेबल है, पर का मतलब पर केजी, पर लीटर, पर यूनिट बच्चों, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। मैंने आपको आसान तरीन इसकी निशानी बता दी है। आगे जाके आपने कॉस्ट में ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है, लेकिन नई स्कीम में ये चैप्टर नहीं है। नई स्कीम में ये चैप्टर पता बहरहाल होना चाहिए, अब निकाल दिया इन्होंने। आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर है। क्या है बच्चों? आसान चैप्टर है जी। जी बच्चों, असल में ये चैप्टर ना कॉस्टिंग से रिलेट करता है, कॉस्ट से। ये अकाउंटिंग से रिलेट नहीं करता। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इसका ताल्लुक मतलब FAR1 FAR2 वगैरह से नहीं है। इसका ताल्लुक किससे है जी? कॉस्ट से है। किससे है? आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका कॉस्ट में इंटरेस्ट है या नहीं जी। इधर देखें, इधर बच्चों, जो खर्चा पर यूनिट पर केजी या पर लीटर पर अवेलेबल है वो क्या होता है जी? आसान तरीन आपको बात बता दी, वो क्या है? और जो पर यूनिट पर अवेलेबल, यार कभी बिजली का बिल पर यूनिट पे तो नहीं है ना। आप बच्चे कहते हैं सर जी पर यूनिट होता है, एक यूनिट का इतना। बच्चों जब रेट ज्यादा होता है फिर इतना होगा, ये मुश्किल काम है। क्या है बच्चों? रेंट, गैस का बिल, बच्चों ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट खर्चे हैं। क्या है बच्चों? अब इधर देखें, अब इधर देखें बच्चों, कहता जी अगर आपने किसी भी चीज की कॉस्ट निकालनी है ना, पूरे यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, कहता डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये पर यूनिट पर अवेलेबल है सारी चीजें। क्या है बच्चों? एक यूनिट को बनाने में मटेरियल कितने का लगता है? एक यूनिट को बनाने में लेबर के कितने चार्जेस हैं? इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में लिखा हो डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई भी डायरेक्ट, पता नहीं कौन सा, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी बनी? सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड, ये पेपर में 2 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड
अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस प्राइम प्लस क्या डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या बात समझे बच्चों, और समझ गए हो, डन है बच्चों, एग्री, ओके, ठीक है जी, ओके। अगली बात सुन लें, अगली बात सुन लें बच्चों, अगली बात बच्चों, कभी कभार ऐसा भी होता है जी कि इनडायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, अब सुनना इधर जरा बच्चों, आप कभी आपके इत्तेफाक हुआ हो जी बाइक ठीक करवाने का, सही है बच्चों, आप गए हो कहीं गाड़ी ठीक करवाने, बाइक ठीक करवाने, तो आप वो एक होता है जिसे कहते हैं सारे उस्ताद 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 उस्ताद, इधर आना उस्ताद, उस्ताद की जो सैलरी है वो इधर आएगी बच्चों, लिख लो इधर उस्ताद की सैलरी। आसान है, चीजें मुश्किल नहीं होती, बस एग्जांपल आपको रेलिवेंट दे दी जाए तो आप फौरन पिक कर लेते हैं बात जी। बच्चों इसके बाद ना नीचे इधर आए इधर, अच्छा वो बंदा जो डायरेक्टली उस्ताद नहीं है, बल्कि उसे कहते हैं छोटे ऐ पाना फड़ाई, वो उसकी सैलरी जो होती है ना वो छोटा नहीं होता भाई, वो कहते हैं छोटे छोटे ऐ फड़ाई यार। अच्छा जी, इसकी जो सैलरी है ना ये इनडायरेक्ट है, क्या है बच्चों, अब कितनी दफा हम ये देखो ये इनडायरेक्ट क्यों है, सुन लो जरा, क्या हम देख सकते हैं एक उस्ताद का टाइम कितना लग रहा है बाइक को ठीक करने में, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा छोटा है, उसे कहते हैं छोटे चाय पकड़ाई, छोटे पानी पकड़ाई। अब किस तरह देखेंगे कि एक बाइक को ठीक करने में छोटे ने कितनी दफा पानी दिया, कितनी दफा चाय लेके आया, कितनी दफा पाना पकड़ाया, कितनी दफा जी उसने भाई ये मुश्किल होगा, क्या होगा बच्चों, अच्छा नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं बच्चों, अगर कोई सरफरा बंदा आ जाए तो वो कैमरा लगा के बैठ जाए, छोटे तूने पूरे दिन में 15 दफा पानी पकड़ाया है, तो ये तो फिर वो कैमरे की कॉस्ट ज्यादा है, छोटे की सैलरी बेचारे की थोड़ी होगी, कैमरे की कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये तो बेवकूफी है, क्या है बच्चों जी, इनडायरेक्ट लेबर क्या बच्चों, लिख लो छोटे की सैलरी, छोटे की सैलरी ये क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट। अच्छा इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ये भी जरा मैं आपको समझा दूं, इधर देखो, इधर देखो, कभी ना बच्चों ऐसी एग्जांपल, चलो दो एग्जांपल देता हूं, इनको समझ नहीं आएगी ये वाली। जब आप गाड़ी या बाइक सही करवाने जाते हैं ना, तो हमारा आप ही लोग काम करते हैं ना, ये आप वाला ये वाला तबका तो ये नहीं करता होगा ना जी, जब आप गाड़ी या बाइक सही करवाने जाते हैं तो बच्चों वो कहता है जी सर जी ए तड़ी लाइट टूटी हुई है, कहता है ना इस तरह, तो वो जो लाइट है ये डायरेक्ट है, क्या है बच्चों, ये डायरेक्ट मटेरियल है ना, और बात समझे बच्चों, वो जो नट वगैरह नहीं, स्क्रू वगैरह नहीं होते बच्चों, वो नट शट छोटे छोटे, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है, ये क्या है बच्चों, क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई है बच्चों, क्या बात समझ आई है बच्चों, अच्छा जी वो बात समझ आई है, घर में कार्टन शार्टन लगे होते हैं ना बच्चों, इनको जब समझ आ जाएगी, लगे होते हैं बच्चों, ये कॉटन क्या है बच्चों, ये डायरेक्ट खर्चा होगा, क्या होगा, मिसाल दे रहा हूं ना, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, उसके ऊपर वो जो उसको जिधर हैंग करना है हमने, उसको जो टाइड करने के लिए स्क्रू वगैरह हमने लगाए होते हैं, नट शट लगाए होते हैं, ऐसे ही है जी, वही सही है ना, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, वो क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट है, क्या मेरी बात समझे बच्चों, ये चेयर है, क्या है बच्चों, ये चेयर है, क्या है बच्चों, इसके नीचे ना ये पाना शाना इधर कहीं, ये जो शॉपर शूपर है, ये इस तरह का, ये वाले, ये क्या है बच्चों, ये इनडायरेक्ट है, क्या है बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं आपके, नहीं समझे, और ठीक है, ये नट शट ये सारे इनडायरेक्ट हैं, क्या है बच्चों, समझ गए जी, ये फॉर्म हो गया, ये क्या उसका नाम है जी, इसके बाजू हो गए, इसके भी बाजू हैं, सही है बच्चों, और सही है ना, ये सारी चीजें बच्चों, ये लोहा हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं जी, ये डायरेक्ट है। अब मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई है, आ गई है जी, अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई एक चीज होती है जी ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कहते ही इनडायरेक्ट को हैं, क्या, ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड, क्या बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग या, ये दोनों भी इनडायरेक्ट हैं, ये भी ओवरहेड का पार्ट है, लेकिन मैंने जानबूझ के लहदा लिखा, समझाना, ये समझाना आसान होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझ आ गई मेरा ख्याल है। अच्छा आप बेशक आप ओवरहेड्स के अंदर इन दोनों को भी ले लहदा से ना लिखो, क्या था, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब है चीज को बनाने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कौन कौन से, कहता रेंट हो गया जिस जगह चीज बन रही है, इंश्योरेंस होगी उस चीज की, उस जगह का यूटिलिटीज का एक्सपेंस, क्या बच्चों,
और बच्चों वो जो बिल्डिंग है जिधर चीज बन रही है उसकी डेप्रिसिएशन भी तो होगी ना, डेप्रिसिएशन भी तो एक्सपेंस है ना। अब बात समझ रही, या प्लांट जिससे चीज बनाई जा रही है उसकी डेप्रिसिएशन, वो भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट। कहता जी इन तीनों को ऐड करें, 5 रुपए की लेबर, 5 रुपए का इनडायरेक्ट लेबर, 5 रुपए के मटेरियल और 20 रुपए के कोई और बाकी एक रेंट बिजली का बिल, ये वो। कहता कितना हो गया टोटल, ये क्या बना आपका फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बन गई बच्चों ये, कहता चीज को बनाने में टोटल खर्चा कितने का हुआ, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट कितनी थी, डायरेक्ट खर्चा कितना था 40, इनडायरेक्ट कितना हो गया। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं बच्चों, बस इधर तक बात रखेंगे, आगे फिर चीज समझ नहीं आएगी। कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, सही है ना। फिर मैं पूछूंगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, चीज को बनाने का खर्चा। और बात समझे, इसके अलावा भी कुछ और खर्चे होते हैं, आप समझदार लोग हैं, जरा सोच के आइएगा इसके अलावा क्या खर्चे होते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, और कल करेंगे बात इंशाल्लाह इस पे। डन डन, ठीक है भाई मोहतरम, मेरा चांद लेक्चर ले ले जाके, सही है। जो आपको डांटता हूं ना उसके पीछे कोई रीजन होती है, गुड्डू लेक्चर ले ले, शाबाश, अल्लाह हाफिज।